आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, जिसमें हम आपको कराते हैं आलमी खबरों से बाखबर। तो शुरू करते हैं आलमी खबरों का सिलसिला हेडलाइंस के साथ। जौहरी मुआहदे से अमेरिकी दस्तबरदारी के खिलाफ ईरान में जबरदस्त मुजाहरे। अमेरिका ने ईरान पर लगाई मजीद पाबंदी। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू करने की दी धमकी। ईरान ने इसराइल के पर रॉकेट हमले की बात को किया मुस्तरद। कहा दोबारा हुए हमले तो होंगे संगीन नताइज। आलमी बरादरी ने की दोनों ममालिक से सब्र व तहम्मुल की अपील। गाजा पट्टी में इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों का एहतजाज जारी। इसराइली अफवाज के साथ झड़प में कई फिलिस्तीनी जख्मी। अब तक 45 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। मलेशिया के 92 साला बुजुर्ग सियासतदान महातिर मोहम्मद ने वजीर आजम का लिया हलफ। साबिक पीएम अनवर इब्राहिम के माफीनामे की कही बात। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा नेपाल दौरे पर। जनकपुर अयोध्या बस सर्विस को दिखाई हरी झंडी। नेपाल की तरक्की के लिए 100 करोड़ की मदद का भी ऐलान। और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। ईरान ने गोलान पहाड़ी पर मौजूद इसराइली चौकियों पर हमले के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है और ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कसीम ने यह कहा है कि यह सिर्फ इसराइल का एक प्रोपेगेंडा है और इसराइल ने इस मुबैना हमले के जवाब में जुमेरात को दरअसल शाम के ईरानी में मुतादिद फौजी ठिकानों को निशाना बनाया था और इस हमले के नतीजे में खित्ते में एक नई कशीदगी भी पैदा हो गई है। इस सूरत हाल में ईरान और इसराइल के बीच बराह रास्त जंग का भी खतरा पैदा हो गया है। तेहरान हुकूमत ने शाम में अपनी फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। ईरान ने कहा है कि आलमी बरादरी को इसराइल के इस ज़ाहरियत की मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन इसराइल का कहना है कि उसे अपनी दिफा का पूरा हक है। इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर उन पर रॉकेट दागा गया तो वो इस तरह के हमले और करेंगे। We will not allow Iran to entrench itself in Syria. Yesterday, I sent a clear message to the Assad regime. Our action is aimed at Iranian targets in Syria. But if the Syrian army will act against us, we will act against it. This is exactly what happened yesterday. Batteries of the Syrian army fired ground-to-air missiles against us. उधर ईरान और इसराइल के बीच शाम में झड़पों पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इन दोनों ममालिक के बीच बाकायदा जंग के भी खतरे नजर आ रहे हैं। इसके पेश नजर आलमी बिरादरी ने जोर दिया है कि दोनों मुल्क सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें और रूस, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने इसराइल पर रॉकेट दागे जाने की मजम्मत की, जबकि अमेरिका ने यह कहा कि इसराइल को अपनी दिफा का हक हासिल है। इसराइल का यह कहना है कि उसने रॉकेट फायर के जवाब में शाम में ईरानी अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई की। उधर ईरानी सदर हसन रूहानी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने टेलीफोन पर ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की है और खित्ते में पनप रही कशीदगी को दूर करने की भी बात कही। और हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर अर्शी खान मजीद बातचीत के लिए फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, क्या आप तक आवाज आ रही है? चलिए, शायद डॉक्टर अर्शी खान से हमारा राब्ता नहीं हो पाया, उनसे दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। ईरान और इसराइल के बीच शाम में झड़पों पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और दोनों ही ममालिक के बीच जो बाकायदा जंग के खतरे नजर आ रहे हैं, उसके पेश नज़र आलमी बरादरी बाकायदा जोर दे रही है और कहा है आलमी बरादरी ने कि दोनों मुल्क सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। और रूस, जर्मनी और फ्रांस, साथ ही बरतानिया ने इसराइल पर रॉकेट दागे जाने की मजम्मत की है। इन सब के बीच अमेरिका ने यह कहा है कि इसराइल को अपने दिफा का हक है और इसराइल का यह कहना है इन सब के बीच कि उसने रॉकेट फायर के जवाब में दरअसल शाम में ईरानी अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई की है। उधर ईरानी सदर हसन रूहानी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी टेलीफोन पर बातचीत की है। टेलीफोन पर ताज़ा सूरत हाल पर इन दोनों ही लीडरान ने बात की और खित्ते में पनप रही कशीदगी को दूर करने पर तबादला ख्याल किया।
इन सब के बीच कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि ईरान जौहरी समझौता टूटने के बाद इसराइल ने शाम में ईरानी ठिकानों पर हमला जो किया, क्या ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? और आखिर इसराइल ईरान को क्यों उसका एक तरीके से उकसा रहा है? ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच सवाल यह भी कि क्या इराक शाम के बाद इसराइल और अमेरिका का अगला टारगेट है ईरान? क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो वही है। और इस वक्त हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर अर्शी खान फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं मजीद बातचीत के लिए। सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, ये ईरान जौहरी समझौते टूटने के बाद की अगर हम बात करें तो इसराइल ने शाम में ईरानी ठिकानों पर हमला किया है, क्या यह बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? आखिर इसराइल ईरान को क्यों उकसा रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान का जो तनाज़ा है वो खास करके 2003 से चल रहा है। इसलिए कि 2003 में आप जानते हैं कि इराक पे अटैक हुआ, इराक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इराक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री था। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंट्री वो ईरान है। तो ईरान में आप देखेंगे जो न्यूक्लियर इशू है वो 2003 से ही चला। तो अभी जो आप जानते हैं कि ओबामा के टाइम में 2015 के एंड में जो समझौता हुआ था ईरान में, न्यूक्लियर डील हुआ था, काफी इम्प्लीमेंट हुआ था 2016 में, और इसके लिए ओबामा से काफी नाराज था इजराइल। तो और आप जानते हैं कि 2014-2015 में इजराइल ने काफी प्रेशर किया था ओबामा को कि वो ईरान पे अटैक करें या वो इजराइल का साथ दें कि वो इजराइल पे अटैक करे। तो ये बेसिकली उसी का एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। इसलिए कि सीरिया में आप जानते हैं कि सिविल वॉर है और जो शेडो ऑफ वॉर भी वहाँ पे चल रहा है और प्रॉक्सी वॉर भी है, जिसमें प्रो ईरानियन और प्रो इजरायली फोर्सेस वहाँ पे हैं। तो वो उसी का एक मामला, इसलिए कि इजराइल नहीं चाहता है कि सीरिया में किसी भी तरह से ईरानियन प्रेजेंस हो। एक तो वजह यह है, और इसलिए कि जो कल अटैक हुआ है वो ईरान के बहुत सारे ठिकानों पे, वहाँ पे ईरान के फोर्सेस से इस पर अटैक हुआ है। और ईरान ने इसको नहीं माना है कि ईरान से कोई मिसाइल, सीरिया से कोई मिसाइल गोलान हाइट्स पे दागा गया है, जिसके बारे में। ठीक है सर, लेकिन सर क्या इराक शाम के बाद, यानी कि हम देखें इराक और शाम को जिस तरीके से जिन हालात का सामना करना पड़ा, क्या इराक और शाम के बाद इसराइल और अमेरिका का अगला टारगेट ईरान है? नहीं, बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है। इससे कि मैंने पहले भी आपके टेलीविजन के माध्यम से मैंने कहा है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टेट मिडल ईस्ट में थे उनको खत्म किया जा रहा है। जिसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है वो आपके ईरान है, इसके अलावा टर्की है। तो ये तो दो टारगेट कंट्रीज हैं। लेकिन बाकी जो सऊदी अरबिया है ये काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन ये कॉन्फॉर्मिस्ट कंट्री है, मतलब उनके वो ग्रुप में है या अम्ब्रेला में है। तो नेचुरली ईरान तो काफी पुराना टारगेट है, इसलिए कि ईरान ने बराबर जो है पैलेस्टाइन का इशू भी उठाया है। आप जानते हैं कि लीबिया ने भी पैलेस्टाइन का इशू उठाया था और इराक ने भी उठाया था। जिन कंट्रीज ने पैलेस्टाइन का इशू उठाया है, और आप देखें कि गल्फ कंट्रीज खास करके सऊदी अरबिया या गल्फ कंट्रीज ने कभी भी पैलेस्टाइन इशू को इम्पोर्टेंट नहीं उठाया है। तो जिन कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग इंडिया ने भी पैलेस्टाइन इशू जब उठाया तो ये काफी प्रेशर रहा। हमारे यहाँ भी कश्मीर को में जो है मिलिटेंट्स को आर्म्स दिया गया और पंजाब में दिया गया ताकि इंडिया को प्रेशर में लाया जाए, जिससे कि नहीं चाहता इजराइल की कोई भी कंट्री जो है वो पैलेस्टाइन इशू को पॉलिटिकल इशू उठाए। ठीक है, लेकिन सर यूरोपियन ममालिक ने यह कहा है कि वो ईरान के साथ जौहरी समझौते बरकरार रखेंगे। क्या इसराइल बौखलाहट में ऐसा कर रहा है? सर, थोड़ा शॉर्ट में चाहेंगे इसका जवाब। देखिए, यूरोपियन यूनियन का जो ओवरऑल आप ट्रेड देखेंगे वो 30 बिलियन यूरो से ज्यादा है ईरान और ईयू के बीच में। उसके अलावा आप देखेंगे कि इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का, इनके तीनों के बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ईरान में उनका इन्वेस्टमेंट है काफी इम्पोर्टेंट। वो नहीं चाहते यूरोपियन यूनियन के जो है किसी भी तरह से ये मामला हो, इसलिए कि जो सैंक्शन है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो सैंक्शन जो लागू किया अमेरिका ने, इकोनॉमिक सैंक्शन, वो लागू ना हो यूरोपियन कंपनीज पे, और यही कोशिश है सर। ठीक है सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा सर, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, अमेरिका के जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी और इसराइली ज़ाहरियत के खिलाफ आज ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा मुजाहरे हुए। जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने अमेरिका के खिलाफ एहतजाज किया और तमाम जो मुहाजिरीन थे उन्होंने अमेरिका और इसराइल मुखालिफ नारेबाजी भी की। जो
मुजाहिरीन थे, उनका यह कहना है कि अमेरिका ने जौहरी मुआहदा तोड़कर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। वहीं ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि वो यूरोपियन ममालिक के साथ जौहरी समझौते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपना जौहरी प्रोग्राम शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने पिछले दिनों ही ईरान के साथ 2015 में हुए जौहरी समझौते को तोड़ दिया और ईरान पर एक बार फिर से सख्त पाबंदी लगाने की बात कही है। इधर ईरान के साथ जौहरी समझौते से अलग होने के एक दिन बाद ही अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी वजारत मालियात ने यह कहा है कि उन्हें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कोड्स फोर्स को लाखों डॉलर की रकम मुहैया कराने के लिए ईरान के 9 लोगों और 3 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीव म्नुटिन ने यह कहा है कि वो ईरान में गैर कानूनी नेटवर्क को तोड़ने के लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की नई पाबंदी पर फ्रांस ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। फ्रांस के वजीर खारजा ने इस पेशरफ्त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे नाकाबिले कबूल करार दिया और कहा कि फ्रांस ईरान के साथ तिजारत करता रहेगा। Qu'est-ce que nous voulons être? Nous voulons être des vassaux qui obéissent le doigt sur la couture du pantalon à des décisions prises par les États-Unis d'Amérique. Nous voulons que les États-Unis soient le gendarme économique de la planète, ou nous voulons, nous, Européens, dire voilà, nous avons nos intérêts économiques, nous estimons que nous voulons continuer à faire du commerce avec l'Iran dans le cadre d'un accord stratégique qui était conclu et du renoncement de l'Iran à la... और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तमाम कड़वाहट और धमकी भरे बयानों के बाद अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। मुलाकात का वक्त, तारीख और जगह मुकर्रर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया है कि यह मीटिंग 12 जून को सिंगापुर में होगी, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर और सबसे मुतनाज़ा सरबराह किम जोंग उन ने मुलाकात के लिए सिंगापुर को ही क्यों चुना है, इसके पीछे भी कई वजूहात छिपी हुई हैं। दरअसल सिंगापुर के एक न्यूट्रल मुल्क है। सिंगापुर, इसको एक तरीके से न्यूट्रल मुल्क कहा जा सकता है। सिंगापुर माजी में भी हाई प्रोफाइल सियासी मुलाकातों का गवाह रहा है। वहीं अमेरिका और सिंगापुर के बीच गहरे रिश्ते हैं। उन सब के बीच सिंगापुर का शुमाली कोरिया के साथ भी सियासी रिश्ते अच्छे हैं और सिंगापुर में नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी भी है। वाज़ेह है कि अमेरिका के किसी सदर की नॉर्थ कोरिया के सरबराह से ये पहली मुलाकात है और इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। But at 2 o'clock in the morning, I had the incredible honor of greeting 3 brave Americans who had been held in North Korea, and we welcomed them back home the proper way. And on June 12th, in Singapore, I'll be meeting with Kim Jong-un to pursue a future of peace and security for the world, for the whole world. और इधर गाजा पट्टी में इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों का जो एहतजाज है वो आज भी जारी रहा। आज हुए मुजाहिरे में कई मकामात पर फिलिस्तीनियों और इसराइली सिक्योरिटी अफवाज के दरमियान शदीद झड़प हुई। इस जुमे को भी फिलिस्तीनियों ने एहतजाज किया। इसके नतीजे में कई फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि पिछले 6 हफ्तों से जारी मुजाहिरे में अब तक 46 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि 8000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। साल 1948 में इसराइल के क़याम के नतीजे में बेघर होने वाले हज़ारों फिलिस्तीनियों ने ये एहतजाज जारी रखा हुआ है और हज़ारों फिलिस्तीनियों के लिए इन एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरों का ये सिलसिला 15 मई तक जारी रहेगा। इधर इराक में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए 12 मई को वोट डाले जाने हैं और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं
और इंतखाबात के मद्देनजर सरहदी इलाके सील कर दिए गए हैं। तमाम एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं। इस्लामिक स्टेट के खात्मे के बाद हो रहे इंतखाबात को लेकर के लोगों में काफी जोश और खरोश देखा जा रहा है, लेकिन खाना जंगी से उबर रहे इराक में इस बार लोग अलग अलग फरीकों में भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। कबायली ग्रुप का बोलबाला नजर आ रहा है। उधर इंतखाबात में बदउनवानी के मामले भी सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट के एक सरकर्दा रुकन ने बाकायदा इल्जाम आयद किया कि बाज़ सियासी जमातें और उम्मीदवार शहरियों से पैसे के एवज में वोट खरीद रहे हैं। वहीं इराक के मजहबी और समाजी लीडरों ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो ऐसे सियासी लीडरान को चुने जिनकी छवि साफ सुथरी हो। अब शनिचर को यहां पर वोट डाले जाने हैं। इन सबके बीच मलेशिया के 92 साला बुजुर्ग सियासतदान महातिर मोहम्मद ने वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठा लिया है। रवायती मुस्लिम मलय पोशाक पहने हुए महातिर को मलेशिया के सुल्तान किंग सलमान मोहम्मद ने अपने महल में ओहदे का हलफ दिलाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कई आलमी रहनुमाओं ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है और इतवार के दिन हुए इंतखाबात में महातिर मोहम्मद की ज़ेर क़यादत अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक के हुक्मरान इत्तेहाद को गैर मामूली तौर पर शिकस्त दे दी और 60 साल मलेशिया में अपोजिशन जमातों में इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी अपोजिशन जमात ने कामयाबी हासिल की। महातिर मलेशिया में तवील तरीन अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाले सियासतदान भी हैं। We intend to build up Malaysia's economy with the help of investors from inside and outside the country. We would like to see a very active stock market and also increase in capitalization. और वहीं मलेशिया का वजीर आजम बनने के बाद महातिर मोहम्मद ने कहा कि अपोजिशन लीडर अनवर इब्राहिम को मलेशिया के सुल्तान किंग सलमान मोहम्मद माफीनामा दे देंगे। इस सिलसिले में उन्होंने सुल्तान से बात की है। वाज़ेह है कि अनवर इब्राहिम सोडोमी और बदउनवानी के इल्जाम में जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि इंतखाबात से पहले जेल में बंद अनवर इब्राहिम के साथ उनकी सुलह हुई थी। अनवर एक वक्त में महातिर के मुखालिफिन में से थे। कभी अनवर को महातिर का जानशी माना जाता था, लेकिन सियासी कशीदगी की वजह से 1998 में महातिर मोहम्मद ने उन्हें हटा दिया था। बाद में सोडोमी और इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल में उन्हें जेल भेज दिया गया था। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा नेपाल के दौरे पर गए हैं और नेपाल के जनकपुर एयरपोर्ट पर उनका आज शानदार इस्तकबाल किया गया। जनकपुर में पीएम मोदी ने नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर जनकपुर अयोध्या बस सर्विस को हरी झंडी दिखाई। जय श्री राम। पीएम मोदी आज नेपाल पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। पीएम ने जनकपुर में जानकी माता की पूजा की। जनकपुर के मंदिर में पीएम मोदी ने खुद भी करताल बजाया। इससे पहले जनकपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का नेपाल के वजीर और अफसरों ने इस्तकबाल किया। मंदिर में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। पीएम मोदी को नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने यहां आने की दावत दी थी। पीएम 2 दिनों के नेपाल दौरे पर हैं। जनकपुर मंदिर में पीएम मोदी को टोपी और शॉल से सरफराज किया गया। आज मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री कोहली जी के साथ, जबकि सारी दुनिया में टूरिज्म तेज गति से विकसित हो रहा है, हम दोनों देश मिलकर के रामायण सर्किट के भ्रमण के लिए आगे की योजना के लिए आज प्रारंभ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज जनकपुर से अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाई। कल अयोध्या में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसका इस्तकबाल करेंगे। पीएम मोदी नेपाल दौरे के दौरान दोनों ममालिक के बीच भरोसा कायम करने के लिए नेपाल की आला क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने नेपाल को यकीन दिलाया कि दोनों पड़ोसी तरक्की और खुशहाली हासिल करने के लिए रिवायत, तिजारत, सयाहत, आईटी और ट्रांसपोर्ट के शोबों में काम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
और यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं यहाँ से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जनूबी अफ्रीका में डरबन के नजदीक एक मस्जिद पर कुछ शरपसंदों ने हमला कर दिया और इस हमले में मस्जिद के इमाम की मौत हो गई, जबकि 2 नमाजी जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक हथियारों से लैस हमलावरों ने 3 नमाजियों पर हमला कर दिया। इसमें से एक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है और हमलावरों ने मस्जिद के एक हिस्से में आग भी लगा दी और धुएं के बीच खिड़की से कूदकर भाग निकले। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है, लेकिन अब भी वो गिरफ्त से बाहर है। केन्या में एक बांध के टूटने से कम 47 लोगों की मौत हो गई और कई घर तबाह हो गए। सैलाब की वजह से सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। पुलिस ने कहा कि मरने वालों में कम से कम 20 बच्चे शामिल हैं और नाकरू काउंटी के सोलाई में बुध की रात पटेल बांध टूटने की वजह से पानी सैकड़ों घरों में घुस गया। पुलिस के मुताबिक कई लोग लापता हैं। केन्या में इस वक्त शदीद बारिश और सैलाब की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। सैलाब की वजह से अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर अफ्रीकी मुल्क कांगो में खतरनाक इबोला वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है और इबोला वायरस की वजह से अब तक 18 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। 32 मरीजों के खून में इबोला वायरस मिलने का पता चला है। इसमें 2 मरीजों में इस वायरस का स्ट्रेन पाया गया। कांगो के वजारत सेहत ने इस बात की जानकारी दी और आलमी सेहत की तंजीम ने इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फौरन वैक्सीन भेजने की भी बात कही है। WHO के मुताबिक इबोला एक किस्म की वायरल बीमारी है। इसके सिस्टम अचानक ही नजर आते हैं और इसके सिस्टम ये है कि इससे अचानक यकायक बुखार हो जाता है, कमजोरी नजर आने लगती है, नसों में दर्द और गले में खराश नजर आती है। इबोला वायरस एक बार जिस्म पर हमला कर दे तो बचने की उम्मीद कम ही नजर आती है। इधर ऑस्ट्रेलिया के जनूब मगरिबी सूबे में टूरिस्ट टाउन के नजदीक गोलीबारी हुई है और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने इस शूटिंग को पिछले 22 साल की सबसे खतरनाक गोलीबारी और सबसे खतरनाक वाकया बताया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया स्टेट पुलिस कमिश्नर क्रिस डाउसन ने यह कहा है कि ओसिमंगटन गांव में 7 लाशें समेत 2 गन भी बरामद हुई हैं। इधर अमेरिका के हवाई जजीरे में किलाइबा आतिशफशा भयानक रूप अख्तियार करता जा रहा है और आतिशफशा में लगातार धमाके हो रहे हैं। इसकी वजह से सैकड़ों घर तबाह हो चुके और कई दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि आतिशफशा के लावे की लपटें 300 फीट की ऊंचाई तक भी उठ रही हैं। इस वजह से आसपास के इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर भी ले जाया गया है। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।